ओके, सो यहाँ तक हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ से हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या है, एयरपोर्ट की क्लासिफिकेशन। तो हमारे पास दो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस हैं एयरपोर्ट की। एक FAA की क्लासिफिकेशन है विच इज द फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, और एक ICAO जो है। ये दो ऑर्गेनाइजेशंस ने एयरपोर्ट को क्लासिफाई किया है। ठीक है, अब ये ICAO क्या है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिफरेंट लेटर्स और डिफरेंट न्यूमेरिकल कोड्स जो हैं वो असाइन किए हैं बेस्ड अपॉन द क्रिटिकल एयरक्राफ्ट। जो क्रिटिकल एयरक्राफ्ट क्या होता है, वो एयरक्राफ्ट जिसकी बेस पे एयरपोर्ट को डिजाइन किया जाता है, जिसकी बेस पे एयरपोर्ट के तमाम कंपोनेंट्स को डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये जो क्रिटिकल एयरक्राफ्ट है उसकी बेस पे फिर इनको मुख्तलिफ लेटर्स और न्यूमेरिकल कोड्स असाइन किए गए हैं, और उनकी बेस पे जो है वो ये FAA और ICAO की क्लासिफिकेशन होती है। कैसे होती है, यहाँ पे अगर हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं FAA की क्लासिफिकेशन। तो आपके पास जो लेटर्स हैं वो इन्होंने कैटेगराइज किया है, इनको उनकी उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज बनाई है फ्रॉम A to E, ABCDE। ये आपके पास 5 कैटेगरीज हैं। अब ये कैटेगरीज किस तरह इन्होंने असाइन किए हैं, इन्होंने अप्रोच स्पीड की बेस पे असाइन किए हैं। अप्रोच स्पीड में इनका मतलब क्या है कि जब एयरक्राफ्ट रनवे या एयरपोर्ट के करीब पहुंचता है तो उस टाइम पे उसकी स्पीड क्या होती है। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड द अप्रोच स्पीड। अब दिस इज इन नॉटिकल माइल्स। के एन किसको रिप्रेजेंट करता है, नॉटिकल माइल्स को, और एक नॉटिकल माइल बराबर है 1.15 माइल पर आवर के। अब अगर ये अप्रोच स्पीड किसी एयरक्राफ्ट की कम है तो इसका मतलब क्या है, दैट वुड बी इन कैटेगरी ए। अगर 91 से कम है, दिस इज कैटेगरी ए। अगर 91 से 120 नॉक्टर्नल नॉटिकल माइल है तो ये बी होगा। अगर 121 से 140 है तो सी होगा, एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं मुख्तलिफ अप्रोच स्पीड्स के लिए मुख्तलिफ कैटेगरीज जो हैं वो बनाई गई हैं। सिमिलरली उन्होंने मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाई है और हर एक को एक ग्रुप नंबर असाइन किया है। ये भी एयरक्राफ्ट जो क्रिटिकल एयरक्राफ्ट है उसकी बेस पे बनाई गई है। अगर आपके पास एयरक्राफ्ट छोटा है, यानी उसकी टेल हाइट जो है वो 20 फीट से कम है और विंग स्पैन 49 फीट से कम है, तो दिस विल बी कैटेगरी 1। सिमिलरली अगर 20 से 30 फुट के दरमियान है तो दिस विल टेल हाइट, तो दिस विल बी कैटेगरी 2। और अगर विंग स्पैन 49 से 79 के दरमियान है, दैट विल बी इन कैटेगरी 2, एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं कि जितने एयरक्राफ्ट की जो डायमेंशंस हैं वो इंक्रीज होती हैं, बढ़ती हैं, तो उस हिसाब से ग्रुप नंबर भी उसका बढ़ता है। इसकी मैंने एग्जांपल के थ्रू जो है उसको देखते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक एयरक्राफ्ट है विच इज बोइंग 767-200, और उसकी जो अप्रोच स्पीड है, ये अप्रोच स्पीड आपको कहाँ से मिलती है, हर एक क्राफ्ट का, हर एक एयरक्राफ्ट का अपना एक मैनुअल होता है। उस मैनुअल में उसकी सारी डिटेल्स मौजूद होती हैं। ठीक है, तो उस मैनुअल से हमने देखा कि उसकी अप्रोच स्पीड जो है वो 130 नॉटिकल माइल्स है, और उस एयरक्राफ्ट का जो विंग स्पैन है वो 156 फीट है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, इफ द स्पीड इज 130, तो ये 121 और 140 के दरमियान है, दिस इज सी। और अगर आप ग्रुप नंबर में देखें तो जो विंग स्पैन है वो 156 है, तो 156 जो है वो 118 और 171 के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे जो है दिस विल बी कैटेगरी 4। तो यहाँ पे कोड विल बी C4 बेस्ड अपॉन FAA क्लासिफिकेशन। यहाँ अगर हम ICAO की क्लासिफिकेशन के मुताबिक देखें तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने दो चीजें लिए हैं। उन्होंने एक लिया है, जो कोड नंबर असाइन किए हैं वो बेस्ड अपॉन द बेसिक रनवे लेंथ, कि एक एयरक्राफ्ट को कितनी रनवे रिक्वायर्ड होती है अंडर बेसिक कंडीशंस। ठीक है, तो अगर उसको 800 से कम रनवे रिक्वायर्ड है तो ये कैटेगरी कोड 1 उसको असाइन किया जाएगा। अगर 800 से 120 है उसके लिए रनवे लेंथ रिक्वायर्ड है तो उसकी 2, एंड सो ऑन। अगर जितनी रनवे लेंथ ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, इसका मतलब एयरक्राफ्ट उतना हैवी है, उतना लार्जर है, तो तब जो है ज्यादा लेंथ रिक्वायर्ड होगा, तो उस हिसाब से उसकी कोड नंबर भी बढ़ेगा। सिमिलर यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ लेटर कोड्स हैं, वो ए से स्टार्ट लेते हैं और एफ पे ये तक होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास विंग स्पैन है और डिस्टेंस बिटवीन द आउटसाइड एजेस ऑफ मेन व्हील गियर,
इन दोनों की बेस पे ये कोड असाइन किए गए। अगर विंग्स कम है, ये छोटा है एयरक्राफ्ट, और डिस्टेंस बिटवीन द मेन गियर, जो मेन गियर है उनके आपस में जो पीछे दो पहिए हैं उनके दरमियान जो फासला है अगर वो कम है, यानी छोटा है एयरक्राफ्ट, तो तब दिस विल बी लेटर ए, कोड ए असाइन किया जाएगा। और जितना आपके पास जो डायमेंशन उसकी बढ़ेगी विंग स्पैन और जो पीछे व्हील थ्रेड है, तो उतना ही आपके पास इसका लेटर कोड भी बढ़ेगा। ठीक है, ये बेसिकली ये जो डिस्टेंस है दिस इज नॉट इक्वल टू व्हील थ्रेड, बट इसको आप कह सकते हैं कि इट इज आउटर एजेस के बीच जो फासला है। आउटर एजेस का क्या मतलब है? आउटर एजेस का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप आ जाएं और इसमें आप देखें एयरक्राफ्ट में, तो ये जो है व्हील थ्रेड बेसिकली ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है, जबकि वो जो डिस्टेंस है वो आउटसाइड, ये जो बाहर वाली टायर है उसका आउटसाइड एज, और यहाँ पे जो बाहर वाली टायर है उसका आउटसाइड एज, तो बेसिकली वो डिस्टेंस व्हील थ्रेड से थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, अच्छा, तो if you know both these dimensions you can easily categorize the airport। तो यहाँ पे अगर आप देखें सैंपल 767-200 की, इसका जो आउटर गियर का जो व्हील स्पैन है उसकी विड्थ 10.44 मीटर है, और उसका जो विंग स्पैन है वो है 48 मीटर। ठीक है, जो टेक ऑफ वेट है उस एयरक्राफ्ट का वो है 317,000 पाउंड, और इसके लिए जो रनवे लेंथ रिक्वायर्ड है दैट इज अबाउट 130 मीटर। ठीक है, तो ये सारे डायमेंशन अगर आप पीछे, सबसे पहले हम तरफ रनवे लेंथ कितना एक्सक्यूज मी रिक्वायर्ड है, सर। 1830। जी जी जी। सर आवाज कट रही है सर। कट रही है आवाज? तमाम यस चीजों से सर। तो कट रही है। Wait a minute. अभी भी इशू है आपके पास? हेलो हेलो ठीक है यस सर। सर। हेलो। यस ठीक है सर। सर। जी हाँ, आपको आवाज आ रही है अब मेरी? हेलो। यस सर आ रही है। यस सर। ओके सर आपकी आवाज कट रही है सर सर। कट रही है सर, आपकी आवाज सबको कट रही है, सिर्फ असद को नहीं सर। कट रही है। हेलो सर अभी सही होगी। हेलो, सर आ अभी रही अभी सही ठीक है? है सर। यस सर यस सर। ओके गुड, थैंक यू। ओके, तो अच्छा, यहाँ पे जो है वो, अगर आपके पास इफ द रनवे लेंथ इज 1830 मीटर, ठीक है, जो बेसिक रनवे लेंथ है आपके पास, और विंग्स, तो बेसिक रनवे लेंथ की बेस पे अगर हम पीछे जाएं तो आपका जो एयरपोर्ट का रेफरेंस कोड है दैट इज 1800 एंड अबव, तो इसका कोड नंबर जो है वो 4 असाइन किया जाएगा। ठीक है, जो कोड नंबर होगा। अब आते हैं उसकी विंग स्पैन की तरफ, तो विंग स्पैन जो है वो है 48 मीटर, जबकि जो व्हील स्पैन है उसका मेन गियर का दैट इज 10.44 मीटर। तो अगर आप पीछे जाएं तो 48 कहाँ पे लाया करता है? 48 इज बिटवीन ये 36 एंड 52 के बीच में है। ठीक है, तो दिस इज कैटेगरी डी, और इसका जो डिस्टेंस है दैट इज बिटवीन 9 एंड 14 विच इज 10.44। तो ये दोनों इस कैटेगरी में आ रही हैं, दैट इज बेसिकली लेटर कोड जो इसको साइन किया जाएगा दैट विल बी डी। तो अगर आप यहाँ पे आके देखें तो व्हाट वुड बी द रेफरेंस कोड फॉर द एयरपोर्ट? दैट वुड बी 4D। दोनों में फर्क क्या है कि यहाँ पे जो नंबर है वो पहले होगा और जो अल्फाबेट है वो बाद में लिया जाएगा आईसीओ की क्लासिफिकेशन में, जबकि ये जो आपके पास FAA की क्लासिफिकेशन है उसमें लेटर पहले होगा और ये जो न्यूमेरिक नंबर है वो बाद में होगा। इज दिस क्लियर नाउ? यस सर। ओके,
क्रिटिकल एयरक्राफ्ट क्या है? क्रिटिकल एयरक्राफ्ट उस एयरक्राफ्ट को कहते हैं जो जिसको सबसे ज्यादा रनवे लेंथ रिक्वायर्ड हो, या इन शॉर्ट इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हैं कि वो एयरक्राफ्ट जिसकी बेस पे हम तमाम डायमेंशंस जो हैं वो एयरपोर्ट की डिजाइन करते हैं। तमाम डायमेंशन से क्या मुराद है? रनवे लेंथ उस हिसाब से डिजाइन की जाती है, टैक्सीवे की विड्थ उस हिसाब से डिजाइन की जाती है, एप्रॉन की जो एरिया है वो उस हिसाब से डिजाइन किया जाता है, हैंगर का जो एरिया है वो इसी हिसाब से डिजाइन किया जाता है। तो ये क्रिटिकल एयरक्राफ्ट उस एयरक्राफ्ट, इसको हम इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि ये डिजाइन एयरक्राफ्ट होता है। वो एयरक्राफ्ट जो लार्जेस्ट इन डायमेंशन हो और जिसको सबसे लार्जेस्ट जो है वो ग्रेटेस्ट रनवे लेंथ रिक्वायर्ड हो, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज द क्रिटिकल एयरक्राफ्ट। ठीक है, अब आते हैं बेसिक रनवे लेंथ की तरफ। इसकी बेस पे हम न्यूमेरिकल भी आगे सॉल्व करेंगे। आईसीओ की रिकमेंडेशंस ये है कि हर एक एयरक्राफ्ट के लिए एक बेसिक रनवे लेंथ रिक्वायर्ड होगा, लेकिन उसके लिए कुछ खास कंडीशंस हैं। अगर वो खास कंडीशंस कहीं पे होंगी तो तब उस बेसिक रनवे लेंथ के हिसाब से रनवे लेंथ डिसाइड बनाया जाएगा, अदरवाइज रनवे लेंथ जो है वो उससे चेंज हो सकता है। ठीक है, ये जो बेसिक रनवे लेंथ है ये तब वही यूज करेंगे अगर एयरपोर्ट का जो एल्टीट्यूड है वो सी लेवल पे हो। अब क्या जरूरी है जो एयरपोर्ट का एल्टीट्यूड सी लेवल पे हो, यानी उसका रिड्यूस लेवल 0 हो? जरूरी तो नहीं है। कहीं पे आप एयरपोर्ट तो पेशावर में अपना मीन सी लेवल से जो आपका जो एलिवेशन है वो डिफरेंट है, कराची का डिफरेंट है, लाहौर का डिफरेंट है। इस तरह आप किसी दूसरे रीजन में जाएं, किसी दूसरी कंट्री में जाएं, अफगानिस्तान का डिफरेंट है, इस तरह ईरान का, सऊदीया का, पूरी दुनिया में जरूरी तो नहीं है कि हर जगह पे आपको जो एयरपोर्ट आप बनाएंगे वो एट द एलिवेशन लेवल ऑफ द मीन सी लेवल पे रखेंगे, क्योंकि ये तो बड़ा उसमें डिफरेंस होता है। अब उस डिफरेंस के हिसाब से जितना आप एलिवेशन की जाएंगे ऊपर, उतनी ही मीन सी लेवल से ऊपर जाएंगे उतना आपके पास जो रनवे लेंथ है वो इंक्रीज होगा। क्लियर होगी बात? दूसरा आपके पास क्या है, एयरपोर्ट का जो टेम्परेचर है वो स्टैंडर्ड होगा एंड दैट वुड बी 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या ये जरूरी है? नो, नॉट एट ऑल। एयरपोर्ट का जो टेम्परेचर है वो तो चेंज हो सकता है। ठीक है, अगर आप मरी में एयरपोर्ट बना रहे हैं उसका डिफरेंट टेम्परेचर होगा, अगर आप कराची में बना रहे हैं डिफरेंट, क्वेटा में डिफरेंट, किसी दूसरी कंट्री में डिफरेंट। तो ये रेफरेंस टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो सकता स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो जब ये चेंज होगा, जितना बढ़ेगा चेंज होगा उतनी ज्यादा आपको रनवे लेंथ रिक्वायर्ड होगी। तीसरा आपके पास क्या है, जो रनवे आप बनाएंगे उस एरिया का जो ग्रेडियंट है, जो स्लोप है वो 0 होगा। अब ये भी जरूरी नहीं है, किसी ऐसे एरिया में भी आप बनाएंगे जहां पे फुल कंप्लीटली 0% लेवल टेरेन आपको नहीं मिलेगा। तो जब लेवल टेरेन आपको नहीं मिलेगा, ऊपर नीचे होगी, तो उस हिसाब से भी फिर रनवे लेंथ जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, और फिर आपके पास विंड जो है वो ब्लो नहीं कर रही किसी भी डायरेक्शन में, तो ये तो दोनों ठीक है कि, और एयरक्राफ्ट जो है वो अंडर फुल कैपेसिटी जो है वो मूव कर रहे हैं। तो ये दो कंडीशंस का ताल्लुक तो खैर नहीं है डायरेक्टली इसके साथ, लेकिन ये जो ऊपर वाले 3 कंडीशंस हैं ये चेंज हो सकती है। ये देखें, नो विंड इज ब्लोइंग, तो अगर नो विंड इज ब्लोइंग इसका मतलब है कि आपको इससे जो रनवे लेंथ आएगी वो मैक्सिमम आएगी, तो वो तो ऑलरेडी सेफ है। अगर विंड ब्लो करेगी, स्पेशली हेड विंड, तो विंड जो है वो फिर कंट्रीब्यूट करेगा, इससे रनवे लेंथ कम हो जाएगी। तो ये अगर हम रनवे लेंथ कम नहीं करेंगे, इसकी वजह इससे ये होगा कि इट विल बी मोर सेफर। ठीक है ना, जो एडिशनल एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो विंड की वजह से इसको मिलेगा। बट ये दो कंडीशंस जो हैं इसको नहीं छेड़ते, ये तो बिल्कुल ठीक होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम के लिए लिया गया है। लेकिन यहाँ पे ये जो ऊपर 3 कंडीशंस हैं ये चेंज हो सकती हैं। ठीक है, कैसे चेंज? जब चेंज होंगी तो फिर क्या किया जाएगा, 3 करेक्शंस अप्लाई किए जाएंगे। करेक्शन फॉर एलिवेशन, करेक्शन फॉर टेम्परेचर एंड करेक्शन फॉर ग्रेडियंट। 3 करेक्शंस जो हैं वो अप्लाई किए जाते हैं। सबसे पहले आते हैं एलिवेशन के लिए करेक्शन। ये थोड़ा सा स्टूडेंट गौर से सुने। ठीक है, एलिवेशन के लिए करेक्शन का क्या मतलब है, एज द एलिवेशन इंक्रीजेस, जितनी आप एलिवेशन पे जाते हैं, यानी आप जितना ऊंचाई की तरफ जाते हैं, ठीक है ना, द एयर डेंसिटी रिड्यूसेस, तो उतनी ऊंचाई के साथ साथ एयर की जो डेंसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। जब एयर की डेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी तो क्या होगा,
जो अप लेफ्ट मिलेगा विंग्स को ऊपर उड़ने के लिए वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि एयर की डेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी, हो गई तो एयर हवा जो है वो हल्की हो जाएगी। जब हवा हल्की हो गई तो ऊपर उड़ने के लिए ये उतना पुशिंग फोर्स अप्लाई नहीं करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में विंग्स को। तो जब और उसकी वजह से एयरक्राफ्ट की जो लेफ्ट है यानी ऊपर उड़ने की जो ताकत है वो लेफ्ट जो है वो उतना एयरक्राफ्ट को नहीं मिलेगा, जिसके लिए एयरक्राफ्ट को हवा से जब मदद नहीं मिल रही है तो ही हैज टू अचीव दिस थ्रू ग्रेटर ग्राउंड स्पीड। इसको फिर ग्रेटर ग्राउंड स्पीड यानी उसको ग्राउंड स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और जब ये ग्राउंड स्पीड बढ़ा के ये अपना लेफ्ट अचीव करेगा तो उसके लिए फिर इसको लॉन्गर रनवे लेंथ रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि जब उसको ज्यादा स्पीड पकड़नी है तो ज्यादा स्पीड पकड़ने के लिए इसको लॉन्गर डिस्टेंस लेंथ रिक्वायर्ड होगा ऑफ द रनवे। इस वजह से जब जितना आप एलिवेशन पे जाएंगे उतना जितना एयर डेंसिटी रिड्यूस होगा उतनी ही आपको ज्यादा रनवे लेंथ रिक्वायर्ड होगी। और एयर डेंसिटी कब कैसे रिड्यूस होता है, जितनी आप एलिवेशन पे जाते हैं द मोर यू गो ऑन द एलिवेशन द मोर द एयर डेंसिटी विल बी रिड्यूस्ड। क्लियर होगी बात? कंसेप्ट की समझ आ गई कि नहीं आई स्टूडेंट्स? यस सर, ठीक। ओके, अब आईसीओ क्या कहता है? आईसीओ ये कहता है कि अगर आप 1000 फीट ऊपर जाते हैं या 1000 फीट या 300 मीटर तकरीबन एक बराबर है, ठीक है, अगर आप 300 मीटर ऊपर जाते हैं या 1000 फीट ऊपर जाते हैं तो जो इंक्रीज इन रनवे लेंथ आएगा वो 7% इंक्रीज आएगा। 7% इंक्रीज का क्या मतलब है? अगर आप जीरो एलिवेशन पे हैं, जीरो यानी मीन सी लेवल पे हैं, तो तब जो बेसिक रनवे लेंथ है वही यूज होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं की जाएगी। अब लेट्स सपोज बेसिक रनवे लेंथ मेरे पास है 1000 मीटर, ये बेसिक रनवे लेंथ है। अगर आपके पास जो एलिवेशन है वो 0 मीटर हो यानी मीन सी लेवल पे एलिवेशन, लेकिन अगर ये इंक्रीज हो जाती है और आप मीन सी लेवल से 300 मीटर या 1000 फीट ऊपर चले जाते हैं, कोई ऐसा रीजन है जैसे पिशावर जो है वो 1400 फीट ऊंचाई पे है, 1400 फीट, समझ आ रही है? तो अगर आप 300 फीट ऊंचाई पे चले जाते हैं फ्रॉम द मीन सी लेवल, तो तब आपको इस 1000 को कितना बढ़ाना पड़ेगा? बाय 7%। ठीक है, तो 7% जब आप 1000 को बढ़ाएंगे तो कितना आएगा? 1070 मीटर जो है आपको लेंथ रिक्वायर्ड होगा। इज दिस क्लियर नाउ? अब सिमिलरली अगर 600 मीटर बढ़ाएंगे तो तब जो है ये 1000 इंक्रीज होगा बाय 14%। ठीक है, 7 + 7 ना। अगर ये 900 मीटर आप ऊपर जाएंगे तो ये रनवे लेंथ इंक्रीज होगा बाय 21%। इज दिस क्लियर नाउ? यस सर। अच्छा, ये तो होगी आपके पास, ये जरा आपके पास नोट करें कि व्हाट इज द करेक्शन फॉर एलिवेशन? 7% इंक्रीज फॉर एवरी 300 मीटर एलिवेशन। ठीक है, फॉर एवरी 300 मीटर एलिवेशन देयर विल बी 7% इंक्रीज इन द रनवे लेंथ। अच्छा, अब आते हैं टेम्परेचर करेक्शन के लिए। तो जब आप टेम्परेचर के लिए करेक्ट करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो स्टैंडर्ड जो क्या कहते हैं, जो बेसिक रनवे लेंथ है, तो बेसिक रनवे लेंथ यहाँ पे मेंशन है कि ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ द स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे होगा। ठीक है, अब जितना आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर इज बेसिकली जो 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो और जो प्रेशर है वो 760 मिलीमीटर ऑफ द मरकरी हो और एयर डेंसिटी आपके पास 1.22 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर हो। तो इस कंडीशन को, ये तमाम कंडीशन मीन सी लेवल पे होती हैं, तो ये क्या कहलाएगा? दिस इज स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन। अगर आपसे कोई पूछे कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन में जो टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो प्रेशर होता है हवा का
वो वहां पे 760 मिलीमीटर ऑफ द मरकरी या Hg होता है, और एयर डेंसिटी उस वहां पे 1.22 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है। अब जब आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर, जितना आप एलिवेशन पे जाते हैं ना, मीन सी लेवल से, मीन सी लेवल तो 0 रिड्यूस लेवल पे है ना, 0%, 0 रिड्यूस लेवल 0 मीटर पे है। जितना आप ऊंचाई की तरफ जाते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ, तो उतना आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर 15 से चेंज होता है। बढ़ेगा या कम होगा? डिक्रीज होगा सर। हाँ, तो द स्टैंडर्ड टेम्परेचर डिक्रीज, जितना आप ऊपर की तरफ जाते हो उतना टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो फॉर एवरी 1000 मीटर, जितना अगर 1000 मीटर आप ऊपर जाते हैं ना, 1000 मीटर, तो ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाएगा। इससे 6.5 माइनस करें, 15 से 6.5 माइनस करें तो कितना आता है आपके पास? 8.5। तो इसका मतलब क्या है कि हर 1000 पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिड्यूस हो जाएगा टेम्परेचर, हर एक 1000 पे। तो जब आप 2000 मीटर एलिवेशन पे जाते हैं तो कितना रिड्यूस होगा? 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिड्यूस होगा। यानी ये 15 से उतना बाय 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिड्यूस होगा फॉर एवरी 1000 मीटर एलिवेशन। इज दिस क्लियर नाउ? लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जो इम्पोर्टेंट है वो है एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर। ये तो हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात की कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना रिड्यूस होगा, लेकिन हमें चाहिए कि रनवे लेंथ पे उसका कितना फर्क पड़ेगा, रनवे लेंथ उससे कितनी कम ज्यादा होगी। तो उसके लिए आपको चाहिए एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर। व्हाट इज एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर? एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर, it is defined as the monthly mean of the average daily temperature for the hottest month of the year plus 1/3 the difference of this temperature and the monthly mean of the maximum daily temperature for the same month of the year. एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर जो साल का, जहां पे आप एयरपोर्ट बना रहे हैं, लेट सपोज पिशावर में आप एयरपोर्ट बना रहे हैं, तो पिशावर में आप जरा मुझे बताएं, सबको पता है कि सबसे गर्म तरीन महीना कौन सा है पिशावर की रीजन के लिए? इसमें सबसे गर्मी होती है जुलाई का महीना। जुलाई का जो महीना है वो सबसे गर्म महीना होता है। अब उस जुलाई के महीने का आपको टेम्परेचर का पता है? टेम्परेचर जब आप खबरों में भी आप लोगों ने, या वेदर डेटा अगर आप टेम्परेचर चेक करते हैं तो उसमें आपको 3 चीजें बताते हैं कि आज ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत ये थी, और कम से कम दर्जे हरारत ये थी, और औसत दर्जे हरारत जो थी वो ये थी। ये 3 चीजें आपको खबरों में बताती यस सर। हैं। ठीक है, 3 चीजें आपको खबरों में बताती हैं। कौन सी 3 चीजें? ज्यादा से ज्यादा, कम से कम, और औसत दर्जा हरारत। ज्यादा से ज्यादा का क्या मतलब है? अब देखें, पूरा दिन है ना आपके पास, 24 आवर्स हैं, तो दिन जब सुबह स्टार्ट होता है तो सुबह के टाइम पे टेम्परेचर जैसे ही आप 11-12 बजे के करीब जाते हैं, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, जैसे जैसे ही आप 3 बजे के करीब पहुंचते, टेम्परेचर सबसे बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर 4-5 बजे असर के टाइम पे वापस, तो ये जो 2-3 बजे का टेम्परेचर होता है, ये मैक्सिमम टेम्परेचर होता है उस दिन का। फिर जब टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा होता है, तो जब रात का जो मिड नाइट होती है, जैसे रात के 2-3 बजे के दरमियान, टेम्परेचर सबसे कम लेवल पे चला जाता है। उस दिन का जो सबसे कम टेम्परेचर होता है वो रात के टाइम पे होता है। और औसत टेम्परेचर क्या होता है? हर एक घंटे का जो टेम्परेचर है उसका फिर आप एवरेज निकालते हैं। फिर जैसे 1 बजे का टेम्परेचर, 2 बजे का, 3 बजे का, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, तो ये 24 घंटे का टेम्परेचर है। तो जो टेम्परेचर होगा उसका मीन निकालते हैं। मीन कैसे निकालते हैं? तमाम 24 घंटे के टेम्परेचर को प्लस करके डिवाइड बाय 24। तो ये आपको क्या देगा? ये आपको औसत दर्जे हरारत देगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर है वो कैसे फाइंड की जाती है? इसमें इसका ये फॉर्मूला है, TA प्लस TM माइनस TA डिवाइडेड बाय 3। अब TA क्या है? ए से आप अंदाजा लगा सकते हैं, दिस इज द एवरेज टेम्परेचर पूरे दिन का। अब आप क्या करते हैं, आप पूरे साल का जो हॉटेस्ट मंथ होता है, तो हॉटेस्ट मंथ कौन सा है पिशावर के लिए? जुलाई।
अब जुलाई में कितने दिन है? 30 दिन। उन 30 दिनों में हर एक दिन का औसत दर्जे हरारत होगा कि नहीं होगा? डे 1 का औसत दर्जे हरारत होगा, फिर डे 2 का अपना औसत दर्जे हरारत होगा, डे 3 का अपना औसत दर्जे हरारत होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको टेबल बना दूं तो आपको फर्दर समझ आ जाएगी। एक है आपके पास एवरेज टेम्परेचर, ठीक है, एक आपके पास है मिनिमम और दूसरा आपके पास है मैक्सिमम। ठीक है, तो डे 1 का एवरेज टेम्परेचर फॉर एग्जांपल है आपके पास 34 डिग्री सेंटीग्रेड, मिनिमम है आपके पास 28 फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, और मैक्सिमम है आपके पास 41। इज इज क्लियर? सिमिलरली डे 2 के लिए भी कोई एवरेज भी होगा, मिनिमम भी होगा, मैक्सिमम भी होगा, एंड सो ऑन। आप जाएं, अगर जुलाई में देखें तो 31 डेज हैं, तो 31st डे का भी अपना सेम वही एवरेज टेम्परेचर भी होगा, मिनिमम टेम्परेचर भी होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर भी होगा। अब आप ये एवरेज टेम्परेचर जो आपके पास है, इनका आप एवरेज लें। ये एवरेज टेम्परेचर जो आपके पास है 31 दिनों का, इनका आप जब दोबारा एवरेज लेते हैं, यानी इन तमाम को प्लस करके डिवाइडेड बाय 31, 12 ना 31 यानी 31 Yes, दिन sir, है ना, yes. पूरे 31 दिन। ठीक है, Yes, तो sir. पूरे 31 दिनों का जब आप एवरेज टेम्परेचर लेते हैं, दैट बिकम्स द मंथली मीन ऑफ द एवरेज टेम्परेचर, टी आपके पास आ जाएगा। समझ आ रही है कि नहीं? Yes, sir. और इसके बाद आपको चाहिए मैक्सिमम। मैक्सिमम देखें, डे 1 पे मैक्सिमम था 41, डे 2 पे मैक्सिमम था 42, डे 3 पे मैक्सिमम है लेट सपोज 43, डे 4 पे मैक्सिमम फिर 41 पे आ गया है। तो आप क्या करते हैं, पूरे 31 दिनों का में हर एक दिन का अपना मैक्सिमम टेम्परेचर होगा कि नहीं होगा? और जब आप इन 31 दिनों के मैक्सिमम टेम्परेचर का एवरेज लेते हैं तो दैट बिकम्स द मंथली मीन ऑफ द मैक्सिमम डेली टेम्परेचर। आर यू गेटिंग मी नाउ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, अब तो यहाँ पे आपको दो चीजें हैं, टीए और टीएम। व्हाट इज टीए? दिस इज द एवरेज टेम्परेचर, लेकिन पूरे महीने का जो एवरेज टेम्परेचर है उसका मीन। समझ आ रही है ना? और एक आपके Yes, पास sir. है टीएम, दूसरा आपके पास है टीएम। दिस इज ऑल्सो द एवरेज टेम्परेचर, लेकिन किसका एवरेज है? पूरे Monthly. महीने के जो मैक्सिमम टेम्परेचर्स हैं, उन तमाम मैक्सिमम टेम्परेचर्स का एवरेज है। ये एवरेज टेम्परेचर्स का एवरेज है, ये टी है, और ये तमाम मैक्सिमम टेम्परेचर्स का एवरेज है, टीएम। क्लियर होगी बात? हेलो? Yes, sir. ओके, तो इस फार्मूले को आप यूज करेंगे, टी ए प्लस टी एम माइनस टी ए डिवाइड बाई 3, तो इट विल गिव यू द एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं कि ये आपको मंथली मीन एवरेज दिया गया है और मीन मैक्सिमम डेली भी दिया गया है। अब आप इसमें देखिए सबसे हॉटेस्ट मंथ कौन सा है इस डेटा के मुताबिक? जून। जून का मीन एवरेज डेली है 40 और मैक्सिमम मीन डेली है वो 50। तो जरा फार्मूले में पुट करें और इससे एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर निकाल सकते हैं आप। टी यानी टीएम आपके पास है 50 और टीए आपके पास है 40, तो टी विल बी इक्वल टू टीए प्लस टीएम माइनस टीए डिवाइडेड बाय 3। तो इट विल बी टीए आपके पास क्या होगा 40 प्लस टीएम 50 minus 40 divided by 3. Put all these values and you will get the answer, that is 43.33 degree centigrade. Is this clear now? Yes, sir. ठीक है, it will be the 43.33 degree centigrade. अब करेक्शन क्या होगा? करेक्शन ये होगा कि जितना आपका जो द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड द एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर। अब लेट सपोज स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपके पास है 15 डिग्री सेंटीग्रेड,
और रेफरेंस टेम्परेचर आपके पास है 43.33 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों में डिफरेंस क्या होगा? अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट का जो टी स्टैंडर्ड है, लेट्स सपोज द टी स्टैंडर्ड इज 15, कोई चेंज नहीं आया फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, और जो टी रेफरेंस है, जो एयरपोर्ट का रेफरेंस है, ये तो स्टैंडर्ड हवा का होता है ना, एटमॉस्फेयर का है ये 15, और ये जो एयरपोर्ट, ये जो रेफरेंस है ये एयरपोर्ट का है। तो टी रेफरेंस लेट सपोज यही 43 आपके पास आता है, जो पिछला आपके पास एग्जांपल में हमने कैलकुलेट किया, लेट सपोज दिस। तो आप मुझे बताएं जो डिफरेंस है दोनों में क्या होगा? टी रेफरेंस 28.3 माइनस टी स्टैंडर्ड, वो आपके पास क्या आएगा? 43। 28.3 यस, 43 माइनस 15 दैट विल बी इक्वल टू 28.28। चलो हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अब क्या होगा, ये जो डिफरेंस होगा बिटवीन द रेफरेंस एंड द स्टैंडर्ड, उस हिसाब से फिर आप क्या करेंगे, आप रनवे लेंथ जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। यूजुअली इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो कहता है कि ICAO रिकमेंड्स दैट द बेसिक रनवे लेंथ आफ्टर हैविंग बीन करेक्टेड फॉर एलिवेशन करेक्शन अप्लाई करने के बाद, ये बात ध्यान में रखें, ठीक है ना, कि एलिवेशन करेक्शन सबसे पहले अप्लाई करनी है, और जो रिजल्ट आएगा तो उस रिजल्टेड लेंथ के ऊपर आप फिर टेम्परेचर करेक्शन अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो आफ्टर अप्लाइंग द करेक्शन फॉर एलिवेशन, the runway is increased at the rate of 1% for every 1 degree rise of airport reference temperature above the standard atmospheric temperature। क्या मतलब है इसका? यानी जितना डिफरेंस होगा between the airport reference and the standard, उस हिसाब से हर एक डिग्री इंक्रीज पे हर 1 डिग्री जो है 1% इंक्रीज आएगा रनवे लेंथ पे। क्या मतलब है इसका? अब देखिए 1 डिग्री चेंज पे कितना आएगा? 1% इंक्रीज आएगा। तो 28 डिग्री चेंज पे कितना परसेंट इंक्रीज आएगा? 28%। 28% इंक्रीज आएगा। तो लेट्स सपोज आपके पास जो पिछला है, फॉर एग्जांपल एलिवेशन करेक्शन अप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आ रहा है 600 मीटर। तो 600 मीटर पे आप क्या करेंगे? इस 600 मीटर पे कितना इंक्रीज आएंगे? इसका 28% निकालेंगे, और वो फिर इसके साथ क्या किया जाएगा, जो आंसर आएगा वो इसके साथ ऐड किया जाएगा। इन शॉर्ट, दिस वैल्यू इज इंक्रीज्ड मोर बाय 28%। इज दिस क्लियर नाउ? Yes, sir. तो दैट, ये एग्जांपल जब हम आगे एग्जांपल करेंगे आपको उससे भी समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, आखिर में लास्ट में बिफोर अप्लाइंग द एलिवेशन करेक्शन एक चेक है। वो चेक ये है कि जब आप करेक्शन अप्लाई करते हैं, एलिवेशन और टेम्परेचर दोनों करेक्शन अप्लाई करने के बाद जो टोटल इंक्रीज आएगा, that should not be more than 35% of the basic runway length। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? लेट सपोज जो आपने एलिवेशन के लिए करेक्शन अप्लाई किया वो था ओरिजिनल आपके पास 600 है, फॉर एग्जांपल 600 मीटर, और एलिवेशन करेक्शन आपके पास 50 मीटर आ गया। ठीक है, और जो टेम्परेचर करेक्शन है लेट सपोज इसको 50 नहीं है, ज्यादा बोल दिया मैंने, इसको 5 मीटर कर देते हैं। एलिवेशन करेक्शन 5 मीटर है और टेम्परेचर करेक्शन 15 मीटर है। ठीक है, तो दोनों मिला के कितना बनता है? 20 मीटर। अब ये 20 मीटर जो है वो इस 600 का कितना परसेंट है? आपने ये चेक करना है कि ये जो इंक्रीज अप्लाई होगा, कमुलेटिव इंक्रीज आएगा, जो कमुलेटिव इंक्रीज है
ठीक है, बोथ फॉर एलिवेशन एंड टेम्परेचर, इट शुड not exceed by 35%. It should be always less than 35% of the basic runway length. Is this clear now? समझ आ रही कि नहीं आ रही? इस 600 का 35% कितना बनता है, कौन निकालेंगे? इस 600 का 35% क्या बनता है? 210. 210. 600 का 35% 210 बनता है। 210 बनता है सर। 5.83%. जी, मैं कह रहा हूं इस 600 का आप 35% निकालें। सर 210 आता है सर। अच्छा, Yes, sir, 210 290. आता है जी 390. यार, 390 तो नहीं आता। 210 ठीक है 210 सर. आता है. 210 सर 210 अच्छा, 210 आता है, ठीक है। तो ये जो इट शुड बी लेस देन 210, ये जो इंक्रीज है इट शुड बी लेस देन 210। तो ये इंक्रीज तो हम जो कर रहे हैं वो तो 20 मीटर कर रहे हैं। इंक्रीज जो आ रहा है ड्यू टू एलिवेशन एंड टेम्परेचर इट इज 20 मीटर। तो इट का मतलब क्या है? इट इज लेस देन 210, दैट मीन्स इट इज विद इन द लिमिट एंड एज पर द रिकमेंडेशन। इज दिस क्लियर नाउ? Yes sir. समझ आ रही कि नहीं आ रही? ओके, Yes sir. यस सर। लास्ट में आपके पास क्या है? करेक्शन फॉर टेम्परेचर सॉरी करेक्शन फॉर ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट का करेक्शन है आपके पास। तो ग्रेडियंट करेक्शन में आप क्या करते हैं? व्हाई वी अप्लाई द ग्रेडियंट करेक्शन? इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि जब आपके पास जितना ग्रेडियंट स्टीपर होगा, ठीक है ना, स्टीपर का क्या मतलब है? यानी जितना एलिवेशन ज्यादा होगा आपके पास, जैसे ऊंचाई है, ऊंचाई पे जितना आप जा रहे हैं या उतराई है फॉर एग्जांपल, तो ऊंचाई पे अगर आपकी एयरक्राफ्ट मूव कर रही है तो ऊंचाई पे आपको क्या करना पड़ता है? यू नीड ग्रेटर कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। समझ आ रही है ना? एंड एज सच लॉन्गर लेंथ भी आपको रिक्वायर्ड होगा टू अटेन द डिजायर्ड ग्राउंड स्पीड। जो डिजायर्ड ग्राउंड स्पीड है वो अचीव करने के लिए रनवे लेंथ भी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है और एनर्जी भी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। इस वजह से जितना आपके पास ग्रेडियंट ज्यादा होगा उतनी ही आपके पास क्या करना पड़ेगा? उतने ही आपको जो है वो रनवे लेंथ ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। आईसीएओ की कोई रिकमेंडेशंस नहीं है फॉर द करेक्शन ऑफ ग्रेडियंट, लेकिन हम क्या करते हैं? FAA की रिकमेंडेड वैल्यूज को, रिकमेंडेड करेक्शंस को अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये जो पिछले दो थी ये एलिवेशन की और टेम्परेचर की, ये आईसीओ के मुताबिक थी, जबकि आईसीओ ने ग्रेडियंट के हवाले से कोई जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं दी। इसलिए हम FAA की रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हैं फॉर करेक्शन, फॉर एलिवेशन करेक्शन। एलिवेशन करेक्शन ये है कि 1% अगर आपके पास इफेक्टिव ग्रेडियंट इंक्रीज होता है 1%, तो जो रनवे लेंथ है आफ्टर अप्लाइंग एलिवेशन एंड टेम्परेचर करेक्शन, उसके बाद 20% इंक्रीज आएगा फॉर एवरी 1% इंक्रीज इन इफेक्टिव ग्रेडियंट। यानी ये जो इफेक्टिव ग्रेडियंट है, ये जो ऊंचाई है, अगर ये 1% बढ़ती है तो हर 1% के साथ आपको कितना रनवे लेंथ बढ़ाना पड़ेगा? 20% रनवे लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं जरा देखते हैं कि ये इफेक्टिव ग्रेडियंट क्या होता है। इफेक्टिव ग्रेडियंट बेसिकली, इफेक्टिव ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द रनवे डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ ऑफ रनवे। ये देखें, जो बेसिक रनवे लेंथ है, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें, एक एरिया है एक जिसके लिए एयरक्राफ्ट का जो बेसिक रनवे लेंथ है वो है 800 मीटर, 800 मीटर बेसिक रनवे लेंथ है। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट अलोंग द लेंथ जो है वो है 102.2 मीटर। जो रिड्यूस लेवल है, हाईएस्ट पॉइंट वो है 102.2 मीटर और लोएस्ट पॉइंट इसी रनवे के ऊपर वो है 99.2 मीटर। ठीक है ना? अब क्या है, what will be the effective gradient? Effective gradient is the difference between the highest point and the lowest point. Highest point क्या है? 102.2, lowest point क्या है? 99.2। इनका डिफरेंस
divided by the total runway length या the basic runway length which is 800. So अब the difference between the points, the highest and the lowest point divided by the runway length and multiply by 100, it will give you the value in percentage, the effective gradient. तो यहाँ पे effective gradient कितना आ रहा है आपके पास? 0.38%. समझ आ रही है कि नहीं आ रही स्टूडेंट्स? Yes, sir. ठीक है. अब ये अगर 1% इंक्रीज आएगा, 1%, तो कितना इंक्रीज आएगा रनवे लेंथ में? 20%. 20%. सिमिलरली अगर ये 0.38% इंक्रीज आ रहा है तो तब जो है इस हिसाब से रनवे लेंथ जो है वो इंक्रीज किया जाएगा. क्लियर? आगे न्यूमेरिकल करेंगे. आपको ये न्यूमेरिकल है और इस यहां से आपको क्लियर समझ आ जाएगी. कैलकुलेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ द रनवे फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. डेटा आपको दिया गया है. एयरपोर्ट एलिवेशन जो है वो है उसका रिड्यूस लेवल 100 मीटर है. एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर जो है वो है 28 डिग्री सेंटीग्रेड. बेसिक रनवे लेंथ जो है वो 600 मीटर है. हाईएस्ट पॉइंट अलोंग द रनवे लेंथ वो है 98.2 मीटर और लोएस्ट पॉइंट जो है वो है 95.2 मीटर. इस डेटा के मुताबिक आपने क्या करना है? आपने एयरपोर्ट जो है वो के लिए रनवे लेंथ मालूम करना है. कैसे मालूम करेंगे? शाबाश. कैसे मालूम करेंगे? सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे? आप बताएं सर। Elevation correction. सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है, कोई मसला नहीं है. सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे एलिवेशन करेक्शन. ठीक है. द फर्स्ट वी हैव टू अप्लाई द एलिवेशन करेक्शन. अब एलिवेशन करेक्शन क्या है? एलिवेशन करेक्शन क्या है ये भी मैं बताऊं, क्योंकि ये तो मैं बता चुका हूं. आप बताएं अभी जी. व्हाट विल बी द 7% इंक्रीज आएगा फॉर एवरी 300. शाबाश शाबाश. 7% इंक्रीज आएगा फॉर एवरी 300 मीटर अगर आप एलिवेशन पे जाते हैं. ठीक है, सॉरी 300. अब आप जरा देखें पिछले एग्जांपल न्यूमेरिकल में वो उसने क्या कहा है कि कितना है आपके पास एलिवेशन एयरपोर्ट का? 100 मीटर. तो अगर आप 100 मीटर जो है वो एलिवेशन पे जाते हैं तो उसके लिए कितना आप ऊपर जाएंगे, कितना इंक्रीज करेंगे? दैट वी टेक इट एज x. ठीक है. अब हमें मालूम नहीं है तो वो जो बच्चों वाले सवाल हैं उसमें हम क्या करते हैं, बच्चों की तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और उसमें x की वैल्यू निकालें. तो x की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? 300, सॉरी, लेट मी रब दिस. कैसे अप्लाई करेंगे? दैट वुड बी 100 मल्टीप्लाई by 7 डिवाइडेड बाय 300. तो आपके पास क्या आएगा? 2.33% जो है वो इंक्रीज करेंगे आप रनवे को. ऐसा है कि नहीं है? अब 2.3% किसका इंक्रीज करेंगे? ये जो बेसिक रनवे लेंथ है वो आपके पास कितना है? 600 मीटर. शाबाश. ये हमारे पास है 600 मीटर. तो 600 मीटर का जरा आप 2.33% निकालें. अगर आप नहीं निकाल सकते तो मैं आसान कर देता हूँ. ये जो 600 मीटर है 14 आ रहा है तकरीबन, लेकिन मैं आपको जो स्टूडेंट को समझ नहीं है उनको मैं आसान कर देता हूँ. 600 मीटर को आप ले लें कि ये आपके पास 100% है. सही है. तो x जो है यानी 2.33% आपके पास कितना होगा? बच्चों की जो 9, 6, 7, 8 क्लास की जो तरीकेकार है उससे मैं आपको समझ. अगर आपके पास टोटल जो है 600 मीटर वो 100% है तो ये 2.33 जो है वो कितना मीटर आपके पास आएगा? तो सेम आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? 2.33
मल्टीप्लाई बाय 600 डिवाइडेड बाय 100। जरा आप कैलकुलेट करें क्या आ रहा है आपके पास। 13.98 सर। 13.98। ठीक है, 14 तो आप क्या करेंगे, 13.98 मीटर जो है वो इंक्रीज करेंगे। तो आपके पास क्या होगा, लेंथ आफ्टर अप्लाइंग एलिवेशन करेक्शन क्या होगा? 614 हो जाएगा सर। यस, लेंथ आफ्टर एलिवेशन करेक्शन जो है दैट वुड बी 600 प्लस 13.98 आप ले लें या इसको 14 ले लें। ठीक है, लेट्स वी टेक 14, सो दिस विल बी 614 मीटर। सॉरी, इट इज क्लियर? यहाँ पे अगर किसी को समझ नहीं है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं, प्लीज आस्क। इज दिस क्लियर नाउ? यस सर, क्लियर है सर। ओके, अब इसके बाद क्या हम अप्लाई करेंगे, वी विल अप्लाई द टेम्परेचर करेक्शन। ये तो होगी आपके पास एलिवेशन करेक्शन, तो टेम्परेचर करेक्शन अप्लाई करेंगे। टेम्परेचर करेक्शन का क्या तरीकेकार है? टेम्परेचर करेक्शन अप्लाई करने के लिए हमें डिफरेंस निकालना होगा बिटवीन द रेफरेंस टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर, तभी हम टेम्परेचर करेक्शन निकाल सकते हैं। वी नीड द डिफरेंस बिटवीन एयरपोर्ट टी रेफरेंस माइनस टी स्टैंडर्ड। ये डिफरेंस जब निकालेंगे तो तब जाके हम जो है वो करेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो जरा हम पीछे जाएं। ठीक है, क्वेश्चन में आपको जो एयरपोर्ट का रेफरेंस टेम्परेचर है वो कितना दिया गया है? 28। ठीक है, सो रेफरेंस टेम्परेचर इज 28 और जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो ऑलरेडी आपको पता है वो कितना होता है? 15। लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, ये 15 जो है ये तब स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा जब आपके पास जो एयरपोर्ट का जो रीजन है वो मीन सी लेवल पे हो। समझ आ रही है ना? जब आपके पास एयरपोर्ट मीन सी लेवल के ऊपर हो तो तब स्टैंडर्ड टेम्परेचर 15 होता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर 15 नहीं होगा क्योंकि एयरपोर्ट की जो एलिवेशन है वो 100 मीटर पे है। समझ आ रही है कि नहीं? जब ये 0 मीटर पे होगा यानी मीन सी लेवल पे होगा तब आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर 15 लेंगे, लेकिन ये तो स्टैंडर्ड मीन सी लेवल पे नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे करेक्शन अप्लाई करूंगा ऑन द स्टैंडर्ड टेम्परेचर। फर्स्ट मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर के ऊपर करेक्शन अप्लाई करूंगा। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर का करेक्शन क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था 1000 मीटर पे 6.5। यस, ये देखें यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप 1000 मीटर पे ऊपर जाते हैं तो कितना डिग्री रिड्यूस करेंगे आप? 6.5 डिग्री। तो यहाँ पे अगेन क्या कर लेते हैं, यही से मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप 1000 मीटर ऊपर जाते हैं तो कितना आप रिड्यूस करेंगे? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर आप 100 मीटर ऊपर जाते हैं तो कितना आप रिड्यूस करेंगे? लेट्स से इट इज x। तो सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करें, क्या आपके पास आएगा? 6.65 सर। यस, 6.5 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1000। तो ये जो आपके पास आंसर आएगा दैट वुड बी 0.65। ठीक है, 0.65 डिग्री जो है वो रिड्यूस होगा। अब एक्चुअल जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो क्या होगा आपके पास? यहाँ पे इसमें लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो एक्चुअल टेम्परेचर जो होगा स्टैंडर्ड वो क्या होगा? 15 माइनस 0.65, यानी ये रिड्यूस हो जाएगा ना क्योंकि ये एलिवेशन पे चला गया है। तो क्या ये आपके पास क्या आंसर आएगा? 14.35 डिग्री। इज दिस क्लियर? समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब जाके इस 28 का डिफरेंस निकालेंगे 15 के साथ नहीं, बल्कि क्या करेंगे 28 माइनस
35. What would be the difference? क्या होगा? 13.65. 13.65. ठीक है, तो ये जो 13.65 है ये डिफरेंस है। अब जो करेक्शन अप्लाई करेंगे रनवे के लिए वो कितना परसेंट है? वैसे हमें पीछे हमने पढ़ा है कि हमारे पास 1% इंक्रीज आएगा फॉर 1 डिग्री डिफरेंस। 1% इंक्रीज आएगा फॉर 1 डिग्री डिफरेंस। तो ये कितना डिफरेंस है? 1% इंक्रीज आएगा फॉर 1 डिग्री डिफरेंस। लेकिन हमारे पास कितना डिग्री डिफरेंस है? 13.65 डिग्री। अब 13.65 डिग्री के लिए कितना आपके पास आएगा? कितना डिफरेंस? 13.65%। यस, शाबाश। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? ये जो 13.65% इंक्रीज आएगा ये किसके ऊपर अप्लाई करेंगे? ये जो मैंने आपको बताया था ना 600 के ऊपर नहीं, लेकिन बल्कि ये जो करेक्शन आई है आफ्टर एलिवेशन उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो आप क्या करेंगे? इस 614 का 13.65% निकालेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा? यहाँ पे मैं मार्कर चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। 614 को लेट्स वही तरीकेकार अप्लाई कर देते हैं। लेट्स टेक इट एज 100%। ठीक है, तो जो x है वो क्या होगा? हम निकालना चाहते हैं 13.65% जो है वो कितना होगा ऑफ दिस 614। अगेन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या आपके पास आंसर आएगा? 13.65 मल्टीप्लाई बाय 614 डिवाइडेड बाय 100। तो क्या आंसर आपके पास आ रहा है? 83.81. 83.81 आ रहा है। तो मैं इसको ले लेता हूं 84। लेट मी टेक इट एज 84 मीटर। अब करेक्शन आपके पास कितनी आएगी? व्हाट वुड बी द करेक्टेड लेंथ? 614 प्लस 84 एंड व्हाट वुड बी द करेक्टेड लेंथ? इसको आप जरा अप्लाई करें। 698. 698, शाबाश। So this 698 meter is the corrected length after applying both the elevation and temperatures. This would be the final runway length after applying the temperature correction. Is this clear? लेकिन यहाँ पे एक बात आपको मैं बताऊं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ICO के कहने के मुताबिक हमें एक चेक अप्लाई करना है। वो चेक क्या होगा? वो 210 मीटर है। 35% से इंक्रीज ना हो सर दोनों करेक्शन। Yes, आपका जो करेक्शन है वो कितना होना चाहिए? इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 35%। तो आप जरा देखें जो इंक्रीज आया है ड्यू टू एलिवेशन तो वो कितना है? 14। और जो इंक्रीज आया है ड्यू टू टेम्परेचर वो कितना है? वो है 84। दोनों को मिला के कितना बनता है? 90। ठीक है, तो आप जरा 600 का निकालें। 600 का 35% क्या बनता है? 210। यस, वही तरीकेकार है जो अभी पिछले आप उसमें आपने किया। दिस इज 600 का जो 35% है वो आपके पास आता है 210 मीटर। अब क्या जो डिस्टेंस है 210 मीटर, क्या ये जो इंक्रीज है वो 210 से कम है? 98 मीटर is less than 210. So hence it is less than the overall correction. The overall correction after the temperature and elevation correction, both corrections are less than 35%. So hence the lengths are, or the corrections are okay. The corrections are okay. Is this clear now? यस सर। यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट में आपके पास को करेक्शन अप्लाई करना है
वो है एलिवेशन, सॉरी ग्रेडियंट करेक्शन। ग्रेडियंट। जो आखिरी करेक्शन है दैट इज ग्रेडियंट करेक्शन। अब ग्रेडियंट करेक्शन के लिए मुझे क्या चाहिए? ग्रेडियंट करेक्शन उसका तरीकेकार क्या है कि आप जब 1% इफेक्टिव लेंथ में इंक्रीज आएगा तो कितना चेंज होगा रनवे लेंथ? बाय 20%। तो सबसे पहले तो मुझे इफेक्टिव ग्रेडियंट निकालना है। ठीक 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 है ना, इफेक्टिव ग्रेडियंट। अब इफेक्टिव ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे? हाउ टू डिफाइन दिस इफेक्टिव ग्रेडियंट? हाईएस्ट Maximum- पॉइंट माइनस लोएस्ट पॉइंट। यस, डिवाइडेड बाय, तो हाईएस्ट पॉइंट कितना है? 98। लोवेस्ट पॉइंट कितना है? 95। तो 98.2 माइनस 95.2 डिवाइडेड बाय बेसिक लेंथ। बेसिक लेंथ विच इज 600 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये परसेंटेज में आपके पास वैल्यू आएगी। जरा आप कैलकुलेट करें, ऊपर 3 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 100। 0.5 कितना आ रहा है आपके पास? 0.5%। 5 0.5%। क्लियर होगी बात? अब जो करेक्शन है वो ये कहता है ये है 0 पॉइंट, इफेक्टिव ग्रेडियंट हमने मालूम कर दिया विच इज 0.5%। करेक्शन ये कहता है कि अगर आप 1% इंक्रीज करेंगे तो 20% आपको रनवे लेंथ बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं 0.5% इंक्रीज करता हूं तो फिर मुझे कितना रनवे लेंथ बढ़ाना पड़ेगा? 10%। शाबाश, 10% रनवे लेंथ बढ़ाना पड़ेगा। तो 10% कैसे बढ़ाऊंगा? जो पिछले आपके पास आंसर आया है, पिछला लास्ट आंसर कौन सा है? 698। तो करेक्शन हमेशा प्रीवियस पे अप्लाई की जाती है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इस 698 का 10% निकालें। 698 का 10% निकालें। तो कैसे 10% निकालेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। वो जो तरीकेकार है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का भी अप्लाई कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो दिस इज मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, जितने से आपने मालूम करें, डिवाइडेड बाय 100। तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है? 69.8। 69.8। 69.8 मीटर। ठीक है, अब आपके पास जो फाइनल लेंथ होगी वो क्या होगी? 698 प्लस 69.8 या 70 आप ले लें इसको। व्हाट विल द फाइनल लेंथ? शाबाश, 767.8। 767 मीटर। शाबाश। तो 68 ये जो आफ्टर 768। सॉरी 768 मीटर। ठीक है, तो आफ्टर अप्लाइंग ऑल द करेक्शन द फाइनल रनवे लेंथ इज 768 मीटर। इज इज क्लियर नाउ? आई होप आपको समझ आ गई है कि किस तरह जो है हम रनवे लेंथ मालूम करते हैं और उस पे बेसिक रनवे लेंथ पे कैसे जो है हम डिफरेंट करेक्शंस को अप्लाई करते हैं। इज इज क्लियर नाउ? आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई है। इसका जो सोल्यूशन है वो यहाँ पे मैंने दिया भी है, बुक से सोल्यूशन उठाया है। तो आप देख सकते हैं कि ये 14 मीटर है एलिवेशन करेक्शन, सम करके ये 614 बनता है। प्लस ये जो 15 डिग्री सेंटीग्रेड स्टैंडर्ड है, लेकिन चूंकि हमारे पास एलिवेशन चेंज है तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर 14 से चेंज हो जाएगा, 15 से चेंज हो जाएगा 14.35। अब डिफरेंस निकालेंगे रेफरेंस का और स्टैंडर्ड का, तो वो आपके पास 13.65 आता है। और जो 13.65% इंक्रीज करेंगे तो वो कितना आ रहा है? वो आपके पास 84 मीटर आ रहा है। तो जब आप करेक्शन टेम्परेचर का भी अप्लाई करेंगे तो फाइनल लेंथ आपके पास 698 मीटर आएगी। ठीक है, फिर चेक अप्लाई किया गया है, मेरे ख्याल में चेक तो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे अप्लाई किया गया है। यहाँ पे देखें परसेंटेज इंक्रीज जो है वो 16.33% आ रहा है। ये जो दोनों करेक्शंस है, टेम्परेचर और एलिवेशन की। ठीक है, तो आईसीओ कहता है कि 35% से कम होना चाहिए, यहाँ पे 16% है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, विद इन द लिमिट है। लास्ट में जो है वो ग्रेडियंट करेक्शन अप्लाई किया गया है। ग्रेडियंट करेक्शन अप्लाई करने के लिए आपको इफेक्टिव ग्रेडियंट निकालना है। इफेक्टिव ग्रेडियंट जो है वो 0.5% आ रहा है।
0.5% जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास 69.8 मीटर या लेट्स से ये 70 मीटर आ रहा है। तो 698 प्लस 70 जब आप सम करेंगे तो फाइनल जो रनवे लेंथ होगा दैट वुड बी 768 मीटर। इज दिस क्लियर? तो दिस वाज द एयरपोर्ट करेक्शन, किस तरह हम अप्लाई करते हैं, ठीक है? और उसके बाद हम अपना नया लेक्चर शुरू करेंगे। एक्सक्यूज मी सर,